अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मंसूर साहिर आपका मेज़बान अपने प्रोग्राम इलेक्शन के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। अदालती फैसले आ चुके हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिन पे बहस की जा रही है, बहस की जानी चाहिए, बहस नहीं की जानी चाहिए। लेकिन हमारा ये प्रोग्राम हमारा इलेक्शन प्रोसेस तक चलेगा और इसमें हम मुख्तलिफ सियासी जमातों को मदऊ कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश और कोशिश यही है कि हम हर तबक़े फ़िक्र के लोगों को बुलाएं। तमाम सियासी जमातों के साथ हमने बात की है। आप इससे पहले तहरीक इंसाफ वालों को सुन चुके हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वालों को सुन चुके हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को सुन चुके हैं, दीगर सियासी जमातों को सुन चुके हैं, जमात इस्लामी को सुन चुके हैं। तो आज हमने मदऊ किया है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के एक वफ़द को, जिसमें इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से ख़ास तौर पे हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के मरकज़ी चेयरमैन मोहतरम इकबाल डार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। खैरियत से हैं? मेहरबानी। सफ़र कैसा रहा लाहौर से कराची का? सफ़र तो सफ़र ही है, लेकिन मकसद की वजह से बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और इनके साथ जो हैं वो यूनुस सायानी साहब मौजूद हैं। इनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काउंसिल जो है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल है और हम इनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 17 सियासी जमातों का एक इत्तेहाद, जिसमें 11 रजिस्टर्ड जमातें हैं और 6 गैर रजिस्टर्ड जमातें हैं। ये 17 जमाती इत्तेहाद जो है पूरे पाकिस्तान से कितनी नशस्तों पर इंतखाब लड़ रहा है? ये तकरीबन 100 से ज़्यादा सीटें MNA और MPA की माशाल्लाह चारों सूबों से लड़े हैं। सिंध और पंजाब में अक्सरियत से ज़्यादा मतलब है दोस्तों की। और जहाँ हम बैठे हुए हैं, खाली कराची में जो है, ये भी बताएंगे अपने दोस्त जो हमारे मुस्लिम अलायंस हमारा हिस्सा है, अमानुल्लाह पराचा साहब 26 उनके हैं, कोई 13 इनके हैं। इस तरह कंजर्वेटिव पार्टी जहाँ कराची में है उनके कुछ 16 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तो इस लिहाज से सिंध में भी कोई अगर देखा जाए तो खाली कराची में हमारे कोई 60 के करीब उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त मैदान में हैं। माशाल्लाह। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग काउंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं यूनुस सयानी साहब। जम हुई जो 17 पार्टियां, उनमें एक जमात आपकी भी है, आप उसके मरकज़ी सीनियर नायब सदर हैं। इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत जो है वो इलेक्शन में ही पेश आती है या आपका ये अलायंस जो है वो इलेक्शन से पहले भी कहीं फ़ाल रहा है? नहीं, देखें, अगर मैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करूं तो वो इत्तेहाद हमारा इलेक्शन से तकरीबन 2 साल पहले जो है वो बन चुका था। और बेहतासाब ने दौरे किए, उसमें कराची ग्रैंड अलायंस भी शामिल है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में, जिनके चेयरमैन असलम खान साहब आप बखूबी वाकिफ़ हैं उनसे। तो हम बेताशा दौरे कर चुके हैं इससे पहले भी, और हमें पता था कि किसी भी वक्त जो है वो इलेक्शन पाकिस्तान की फ़ज़ा पर नमूदार हो सकते हैं। तो हमने ये कोशिश पहले से तेज़ कर दी थी इकबाल डार की क़यादत में। हमने बेताशा दौरे किए लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, और हमारी यही कोशिश थी कि हम एक ऐसा मजबूत इत्तेहाद बनाएं, क्योंकि देखें ना, लोग बेजार हो चुके हैं। ये बारी बारी जो खेलना है, 2 साल तेरे 3 साल मेरे। पिछली अगर 4 दिहाइयों की मैं बात करूं तो 75-76 साल की तो बात नहीं करूंगा, 4 दिहाई की बात करूंगा, 90 से 2024। 40 साल से ये हमें कभी जो है वो रोटी कपड़ा मकान की लालच देकर वोट लेकर जा रहे हैं, कभी पानी की लालच से वोट लेकर जा रहे हैं, कभी करोड़ों नौकरियां का ख्वाब दिखा रहे हैं, कभी लाखों घर बना रहे हैं, कभी तब्दीली ला रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा। 40 साल से ये जो आवाम है वो बेवकूफ़ बनती जा रही है। लेकिन अब जो है वो हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और हमारी जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काउंसिल, पाकिस्तान की खालिक जमात है ये, और उसके प्लेटफार्म से हमारे जो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 100 से ज़ायद जो है हमारे नुमाइंदे खड़े हैं। इंशाल्लाह हम अगर विन करेंगे तो भी, और अगर विन नहीं करेंगे तो भी, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में तब्दीली लाने की हकीकी कोशिश करेंगे। तब तब्दीली लाने की हकीकी कोशिश करेंगे। इकबाल डार साहब, मैं थोड़ा सा, चूँकि जैसे इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की बानी जमात है,
और आपका जो भी बेसिक हवाला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो है, आप मरकज़ी सदर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो बड़ी जमातें हैं उनमें अच्छे लोग जाएं और वो वहां जाके सर्व करें, वहां जाके काम करें, अदर देन के आप 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाकर आए हैं। आप दस्तक दे सकेंगे आवाम के जहनों पर? गुजारिश ये है कि ये बड़ी और छोटी जो है ना, अगर तो जमातें जो हैं वो आवाम की मर्ज़ी से उनकी मतलब मोहब्बत में बनती हों, और अगर जमातें बनाई जाती हों, तोड़ी जाती हों, तो उसमें फिर आप क्या कहेंगे? अगर सोच नज़रिया ही फ़र्क हो जाए, मकासद में फ़र्क हो जाए, तो फिर बड़ा का मसला नहीं है। बस मसला ये है कि एक भी ईमान वाला, एक भी हक वाला, एक भी सच वाला अगर अपनी जगह खड़ा है तो उन सब पे भारी है। तो ये जो हमने कोशिश की बहुत, बल्कि सबसे पहले यही जमात थी जिस वक़्त ज़िया-उल हक़ साहब के माशाल्लाह में गैर जमाती इंतखाब जमात बनी, मजलिस शूरा वाले इंतखाबात की बात कर रहे हैं। जब ये जमात उस वक़्त ज़रूरत महसूस हुई कि गैर जमाती पार्लियामेंट या हाउस नहीं चल सकता, तो फिर उनको वही जैसे नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसले, अभी जिक्र आप पाकिस्तान में तो सारे फैसले नजरिया ज़रूरत के तहत ही होते आए हैं इकबाल डार साहब। 75 साल से नजरिया ज़रूरत जो है वो तो इन लोगों ने फिर करता धरता उस वक़्त के थे, उन्होंने हाउस में मरकज़ और चारों सूबों में मुस्लिम लीग पार्लियामेंट में बना ली। तो उसके वज़ीर आज़म उस वक़्त के थे मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब, बड़े आपको पता है शरीफ आदमी, जी, बहुत शरीफ नफ्स। तो जो वज़ीर आला थे चारों सूबों के, यहाँ पे पंजाब में नवाज शरीफ थे तो वो सूबाई, यहाँ आपके सिंध में गौस अली, इस तरह चारों सूबों में जो वज़ीर आला थे हाउस चलाने के लिए वो सरबराह थे, लिहाजा उनको मुस्लिम लीग का वो बहुत सारी बातों पे जब अंदर बैठ के बातें हुई, मामला चले, तो इख्तलाफात शुरू हुए। और फिर आपको पता है कि जुनेजो साहब जो हैं उनकी ना सिर्फ हुकूमत से फ़ारिग किया गया बल्कि कोशिश की गई थी मुस्लिम लीग से भी। उस वक़्त फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब पहला धड़ा जो है इसमें से इस तरह धड़े। पुराने दौर में भी अयूब खान के दौर में, उससे पहले जो था मुस्लिम लीग एक थी, फिर जब इलेक्शन हुए 71 वाले तो कयूम लीग, कन्वेंशन लीग और कौंसल लीग। तो ये इख्तलाफ होते हैं नज़रिए के या उस पर कोई अमल नहीं करता, जिसको ज़्यादातर तो फिर जो ज़ाती नज़रिए वाले होते हैं, जो हमारे मुल्क में ज़्यादा मफादात का सिलसिला चलता, उसमें फिर सच्चे लोग जो हैं उनके साथ रह नहीं सकते, लेकिन वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो ये जो भी आपने बात की है, मुझसे बड़ा दाई कोई नहीं है मुस्लिम लीग इत्तेहाद का, क्योंकि पाकिस्तान अगर आज के हालात के मुताबिक भी देखें या जब से पाकिस्तान बना, कोई मुल्क, कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती अगर वहाँ सियासी इस्तेकाम ना हो। सियासी इस्तेकाम ही माशी, इक्तिसादी, जमहूरी और दीगर चीज़ों का मनबा होता है, बुनियाद होती है। पाकिस्तान में जब भी कोई मजबूती आने लगती है किसी सियासी इस्तेकाम में, तो कोई ना कोई हादसा हो जाता है और वो हादसे फिर कहीं से कहीं ले जाए। अभी तक हमारा मुल्क सियासी हादसों का ज़्यादा शिकार हुआ है, ये तारीख़ है। जैसे आज अभी इलेक्शन का दौर है, अभी तक बेयकीनी की सूरत हाल, वो माहौल नज़र नहीं आता आवाम में, वो जोशो खरोश नज़र, वो जो झंडे लगते थे, रैलियाँ निकलती थी गली गली और सारा वो, अब आप उसको गौर करें, ये सारा वो सियासी अदम इस्तेकाम जो है उसकी बेयकीनी पैदा होगी। बेयकीनी एतमाद में वो डालती कमज़ोरी, और जहाँ एतमाद ना हो, यकीन ना हो, उसमें डामाडोल होना, कमज़ोर होना। तो ये इलेक्शन जो हैं ये ताकत देते हैं जमहूरियत को, कि आवाम को दोबारा
मैंडेट का मौका दिया जाए कि वो अपना किसको। पाकिस्तान में आप समझते हैं कब इलेक्शन ऐसे हुए जिन्होंने जमहूरियत को तक़वियत पहुंचाई, कब ऐसा हुआ? वो मुझे बताएं, वो एरा बताएं, वो इंतखाबात बताएं जिससे जमहूरियत मजबूत हुई पाकिस्तान में। पहली बात तो ये है कि जिस तरह हमारा पाकिस्तान का आयन है, बहुत खूबसूरत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत बड़ा मैसेज है, लेकिन आज कहीं भी अगर हम जब गौर करते हैं तो वो चीज़ें जो आयन में लिखी हुई हैं तो वो कहीं उस तरह नज़र नहीं आता जो किताब में लिखा। आयन और कानून की हुक्मरानी हो, अख्तियारात की तकसीम हो, उसके तहत चले तो सारे मसले हल हो जाए। यही आप जो कह रहे हैं कि हर दौर में जमहूरी कुव्वतें जो हैं जब पनपने लगती हैं या कोई काम करना चाहते हैं, हम किताबों में जो पढ़ते हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब तालिब इल्म हूँ पॉलिटिकल साइंस का, तो हम वेस्ट की जमहूरियत से वो लेते हैं, आख़िज़ करते हैं कि वहाँ के हालात यूँ तरक्की करते हैं, अवाम को ये इख्तियार हासिल होता है। अंग्रेज़ों के जाने, सीधी सी बात करें, अंग्रेज़ों के जाने के बाद पाकिस्तान का खित्ता आज़ाद हो गया, अवाम ज़हनी तौर पे आज़ाद ना हुए। वडेरे, चौधरी, खान, सरदार, पीर, या कह लें कुछ बड़े सरमायादार, जागीरदार, किसी इशारे से आप समझें, उनकी कुव्वत जो थी, उनका पंजा जो था, वो अवाम को आज़ादी देने के हक़ में नहीं था, बल्कि और मजबूत हो गया। आज भी वही 100 से ख़ानदान या उनके रिश्तेदार हो गए, वही जमहूरियत के बादशाह होते हैं, वही हुकूमत के बादशाह होते हैं। मोर्सी सियासत भी यहीं से जन्म लेती है। मैं नहीं तो मेरा बेटा खड़ा होगा, मेरा भाई खड़ा होगा, मेरा अजीज़ खड़ा, फिर उसमें बरादरियाँ पनपती हैं, उसमें रिश्तेदार पनपते हैं, फिर मफादात जिनसे होते हैं। जो सोच होनी चाहिए, कौमी सोच, नेशनल स्पिरिट होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही। जो आपने सवाल किया, जमहूरियत हो तो वो स्पिरिट हो, जब लोग वही बदल बदल के आएंगे। ऐसे ही है। सायनी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस स्टेटस को जिसका जिक्र डार साहब कर रहे हैं, इसको तोड़ने के लिए क्या हिकमत अमली अपना रही है आपकी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस? देखिए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काउंसिल हो, या अदरवाइज दूसरी पार्टियां हों, जब तक आवाम नहीं जागेगी, जागी तो है लेकिन उठी नहीं है। एक तो होता है उठना, जागना। सर, महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। आपने कुछ कख नहीं छोड़ा। सियासतदानों ने मुल्क का जो बेड़ा था वो जो है वो कहीं ले जाके ऐसी तैसी कर दी है। सारा मलबा जो है वो आप अवाम की इस बेहौसलगी पर डाल रहे हैं कि अवाम नहीं खड़ी हो रही, अवाम नहीं खड़ी हो रही। अवाम कैसे खड़ी होगी सर? 77 साल हो गए हैं, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, और वादे वही हैं, पूरे नहीं हुए आज तक। वहां पे वो कैसे? मंसूर भाई, यही तो मसला है ना। महंगाई देखें, इस वक्त बड़ा इश्यू बना हुआ है महंगाई, बेरोजगारी। हमारे तालीम याफ्ता हाथों में डिग्रियां लेकर शरबत बेच रहे हैं, गुब्बारे बेच रहे हैं। हमारे लिए अफसोस का मुकाम है। 76 साल से हम एक पीने का साफ पानी नहीं दे सके। बल्दिया टाउन, जो मेरा हुल्का है, 242 डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में आता है, पिछले 30 सालों से हमने वहाँ पानी ही नहीं देखा। पानी नहीं है क्या? बेताशा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते, मेरे वसाइल महदूद हैं, यानी कि पानी की कमी नहीं है, बिजली की कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है, निज़ाम तरसील जो है वो दुरुस्त नहीं है। सर ऐसे ही है, मतलब कुछ ना कुछ तो खराबी है। डार साहब देखें, अभी मैं कुछ सोशल मीडिया देख रहा था, तो उसमें एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी कि अफगानिस्तान ने तो किसी अहम मुल्क के साथ मिलकर अपने पास अपनी सरजमीन से तेल निकालना शुरू कर दिया है, ठीक है। और यहाँ हमारा हाल ये है कि हम जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनके साथ मिलकर अवाम का तेल निकाले चले जा रहे हैं, निकाले चले जा रहे हैं, निकाले चले जा रहे हैं। कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसको अवाम पर तरस आता हो। आपसे अर्ज किया ना जी, जब मफाद परस्त मोर्सी सियासतदान या वो लोग जिनका अवाम से तल्लक नहीं है, बनाया गया है, नाम इस्तेमाल होता है,
मैं अपनी बात करूं तो सबकी नुमाइंदगी हो जाएगी। मैं सच कहकर अकेला रह गया हूं, वो झूठे हैं लिए लश्कर खड़े हैं। हाँ हाँ, ये सच की सज़ा मिल रही है जो आवाम की नुमाइंदगी करता है, जो आवाम की बात करता है, जो मुल्क की बात करता है। अगर मोहब्बे वतनी ऊपर वालों में नहीं है, लीडर क्या होता है? किसी अदारे का सरबराह हो या अवाम का कोई लीडर हो, फ़र्ज़ उसका है रहनुमाई करना। कौम बहुत अच्छी है, हर दफ़ा एतबार करती है। ये लीडर के मामलात हैं। लीडर जिस दिन अच्छा मिल जाएगा, यही इलाके, यही बरसगीर हिंदुस्तान की हिंदू आबादी एक तरफ ज़्यादा, वसाइल ज़्यादा, दूसरा अंग्रेज़ आपका दुश्मन, हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अकेला, वो अगर पाकिस्तान हासिल कर सकता है। इलामा इकबाल ने जब दो कौमी नज़रिए की बात की 1930 के खुतबे में, तो समझ में आता है कि मुसलमानों का रस्म और रिवाज, हर चीज़ दूसरों से अलग है, जीने का तरीका अलग है। तो ये मुल्क किस लिए हासिल किया सर अचानक? लेकिन ये 1000 साल बाद कैसे याद आया आप लोगों? 1000 साल हम हुकूमत करते रहे वहाँ, 1000 साल के बाद फिर याद आता है हमें कि हम... पहली बात तो यह है कि जो 1000 साल आप बता रहे हैं, जो हुक्मरान थे दूसरे मुल्कों से ज़्यादा अफ़गानिस्तान और ईरान का किस्सा है। वो इंटरेस्ट जो है ऐसे ही है कि मुसलमान तो थे, यहाँ पे हुकूमत की, और कई तारीख़ के उसके हवाले में चले जाएं, बड़े अच्छे काम भी किए और सारा कुछ किया, लेकिन आबादी और उसके लिहाज से लेके चलना पड़ा। एकदम रातों रात सारे नहीं हुए, एक प्रोसेस से वो चलता रहा। जो आखिरी बात अगर मैं करूं, जब यहाँ के हुक्मरान यहाँ वालों से बने, आप छोड़ें मुगलिया को, दुरानी को, अब्दाली को, तुगलक को, बबलक को, जितने सब छोड़ दिए, खिलजी को छोड़ दें, मुझे तो वो किसी को छोड़ दें कि तेरे प्यार के सारे वादे झूठे हैं, तेरे प्यार के सारे वादे झूठे हैं, जैसे मुगलों के शहजादे झूठे हैं। तो बहरहाल हमारे चूंकि तो अब ख्याल जी ख्याल जो आया आप बात करें, ये एक दिन की बात नहीं है। बात यह है कि कलमा तैयबा जो है, आप तो रियासत मदीना का नाम लगा दिए, मदीना शहर है, कोई शहर भी वो नबी का जब ठहरे वहाँ तो शहर का नाम नबी का शहर जो हुआ। जी जी, इस्तिआराती हवालों में इस्तेमाल होता है। रियासत मदीना तो एक इस्तारा है, असल तैयबा है कलमे की, ला इलाहा की। तो सूरत हाल ये है कि इस खित्ते में कभी उससे पहले कितने ममालिक हैं जो मुसलमानों की अक्सरियत है, मुसलमान ही रहते हैं और मुसलमान मुल्क गिने जाते हैं। लेकिन अगर किसी नजरिए खालसन पे वोट लेकर बनाया गया, किसी खास मकसद के लिए इसको हासिल किया गया, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये ख्याल नहीं है, ये एक तारीखी प्रोसेस है जहां आके ये पहुंचा है। अब इससे अल्लाह ने काम लेना है कोई, ये मैं आपको ये ऑन एयर जा रहा है कि पाकिस्तान खित्ते के लिहाज से तो लोगों को समझ में आता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारी सुपर पावर इसी पे लगी हुई है। लेकिन इसके वसाइल अगर आपको बता दें, अभी आप इनसे पूछ रहे थे ना कौम का तेल निकाल लें, अगर मुल्क के अंदर से तेल निकाल लें, जितना ज़खायर हमारे पास है, जितने मादनियात के ज़खायर हमारे पास है, जितने ये बिजली की बात अगर करें, जितने दरिया हमारे पास हैं, यानी कि हमें वसाइल कह रहे हैं कि कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है, लेकिन हमारे पास अगर किसी चीज़ का फुकदान है तो वो एक दयानतदार क़यादत का। जी सयानी साहब, दयानतदार क़यादत कहाँ से लाएंगे हम? कौम अगर मिनहैसुल कौम, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस कदर गुर्बत की, महंगाई की चक्की में पीस पीस के बारीक हो गए, कहाँ से लाएंगे हम ऐसे लोग जो 100% दयानतदार होंगे? ऐसे लोग अवामी मुंतखब करेगी, और वो कहते हैं ना कि चेहरे ने निज़ाम को बदलो। यहाँ निज़ाम भी बदलने की ज़रूरत है और चेहरे बदलने की भी ज़रूरत है।
चेहरे बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो हमारे वसाइल हैं, बिजली, पानी, गैस, उसके लिए बेहतरीन कानून साजी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हमारे मुल्क में नहीं है, हमारे मुल्क में दरिया है, समंदर है, दरख्त है, पहाड़ है, थल का कोयला है, क्या कुछ नहीं है हमारे पास। बलूचिस्तान खजानों से भरा पड़ा है। एक एक ब्लॉक वहाँ का जो है करोड़ों अरबों डॉलर का है। हमारा कर्जा कुछ भी नहीं बेचता उसके आगे। लेकिन कहाँ से लाएं जो इनको यूटिलाइज कर सके? यहाँ तो जेबें भरी जा रही हैं। लेकिन सयानी साहब, इकबाल अपनी किश्ते वीरा से मायूस नहीं था। उसने कहा था कि ज़रानम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। नाज़रीन कराम, एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है और वक्फे के बाद वापस आएंगे तो कुछ लतीफ़ पैराए में गुफ्तगू करेंगे जो हमारे प्रोग्राम का खासा है। ठार साहब हमारे पास लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। ठार साहब से इनके इश्क के बारे में भी पूछेंगे, तो कहीं मत जाइएगा। हम हाजिर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इलेक्शन। अपने प्रोग्राम में हमने बात की है पाकिस्तान की सियासी तारीख की, पाकिस्तान के कुदरती वसाइल की। लेकिन चूंकि आप जानते हैं मेरे प्रोग्राम का मूड थोड़ा सा लाइट है, तो मैं कहीं ना कहीं बीच में ये कोशिश करता हूँ कि कुछ लतीफ़ पैराए में भी बात की जाए। तो डॉक्टर साहब, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जो मेरे पसंदीदा यानी जिनसे मैं इंस्पायरेशन लेता हूँ वो सुहेल वड़ाइच साहब हैं। तो सुहेल वड़ाइच साहब में अल्लाह ताला ने यह सलाहियत दी है कि वो मुश्किल से मुश्किल सवाल भी बहुत ही प्रेम से पूछ लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो यहां बैठे होते तो आपसे ये जरूर सवाल करते कि डार साहब, जवानी तो आप पर भी आई होगी, इश्क कितने लड़ाए आपने? इसका आसान जवाब है, जिस तरह आप पूछ रहे हैं ना जी वड़ैच साहब की, अगर आप मेरी हिस्ट्री को देखें जी, तो चौथी क्लास में हम पंजाब से वाला साहब सरकारी मुलाजिम सिंध में हुए, तो शिफ्ट हो गए। 2 साल तक प्रोसेस गुजरा और ये हाल था कि सखर में वो मुलाजिम हो गए। तो सरकारी क्वार्टर होते हैं ना इनके, इरिगेशन के, वापडा के, हमें क्वार्टर नहीं मिला। 2 साल हमने टेंट में गुजारे। इश्क की बात आपने की है। जी, वो मतलब उस जिस दौर की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आगे वो इश्क का दौर है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों का दौर है जिसमें सरकारी मुलाजमीन दिलो जान से फिदा थे। अब अगला हिस्सा जब आया, जब हाई क्लासेस में गए, तो ये अयूब खान के दौर का है। आप हैरान होंगे, कभी 8वीं 9वीं 10वीं का बद्दा भी, लड़का भी उस वक्त जेल जा सकता है, या उस वक्त कैद की सोबतें और या इसका दिमाग होगा। इश्क की बजाय हमें घर में इस्लाम मजहबी माहौल मिला, साफ़ सुथरे नीट, जो आज तक अल्लाह का शुक्र है, मेहरबानी है, इतनी ज़िंदगी हर दौर में, इक़्तिदार में, दूसरों में साफ दामन रह जाना, वो बड़ी बात है। तो वो कहते हैं कि दिल तो चाहता था मगर के आगे सवाल करें, मौका नहीं मिला। देखा, सोचा, और वो ऐसे हुआ कि हवा का झोंका आया और गुजर गया। वाह जी वाह। किसी मजदूर से पूछा, क्योंकि जवानी का किस्सा सुनाओ, उसने कहा मजदूरी करते करते याद नहीं बिल्कुल कब जवानी गुजर गई। कुछ लोगों का इश्क जो है वो महबूबा नहीं होती है, रोटी होती है, और पाकिस्तान का एक अलमिया ये रहा है। बहरहाल सयानी साहब, एक ही शादी की? अब तक एक ही। हाँ, बहुत अच्छा जवाब है। लेकिन डॉक्टर साहब, सैनी साहब के जवाब से एक सवाल और मेरे जहन में आता है कि आजकल के दौर में, मतलब जब महंगाई जो है वो सर पे तबला बजा रही है, तो ऐसी सूरत हाल में 2 शादियों का हवाला ऐसा ही नहीं है कि आप बैक वक्त रूस से भी जंग छेड़ दें और अमेरिका से भी छेड़ दें। ये आज के दौर का बंदा 2 शादियां अफोर्ड कर सकता है? सर, अगर वसाइल हैं तो इजाज़त भी है और कर भी सकता है। जो बात आपने कहा ना, रोटी और इनका मसला है,
तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाज़ा मिन फजल रब्बी, उसका नसीब भी आ जाता है। कोई अगर दोस्त का ख्याल इस तरह का है तो हो सकता है कोई साथ गैबी इमदाद का एक बड़ा चल रहा है। तो ये मेरे जहन में एक सवाल आया कि पाकिस्तान में जितने इदारे हैं वो लॉसेस में भी जा रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन उनके जो सरबराहान होते हैं उन पे अल्लाह का बड़ा फजल रहता है, उनको बड़ी गैबी इमदाद होती है, वो करोड़ोंपति अरबोंपति हो जाते हैं और इन द रिटायरमेंट के बाद वो मुल्क से जाके कहीं और जिंदगी गुजारते हैं। जी सयानी साहब, आपकी तरफ आ रहा हूं। बिल्कुल, देखें, अगर आप नौकरियां बेचेंगे, टैलेंट को बेचेंगे, पानी को बेचेंगे, बिजली को बेचेंगे, गैस को बेचेंगे, हमारे जो हकूक हैं आवाम के उनको बेचेंगे, तो आप तो सरमाएदार होंगे ही ना। सियासतदानों ने तो सब बेच के अपनी जेबें भरी। अच्छा, सारा कसूर सियासतदानों का है इसमें आप समझते हैं? बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है। अगर मतलब जैसे मैं 2 दिन पहले भी कुछ जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उसके हवाले से कुछ दोस्त आए हुए थे, उनसे बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं तो गलती हुई है ना। मतलब एक जिसको आप कहते हैं ना कि वो बदले की सियासत, इंतकाम की सियासत। एक जमात का लीडर आज जेल में है, उससे पहले वो लीडर जेल में था जो आज जेल में नहीं है। हो सकता है आने वाले इलेक्शन में ये वाला लीडर जेल में नहीं हो, कोई और जेल में हो। ये प्रोसेस पाकिस्तान को पीछे की तरफ धकेलता है, खुशहाली की राह में रुकावट बनता है। आप नहीं समझते कि इस सारे प्रोसेस को रुकना चाहिए? पहली बात यह है कि जो सवाल आपने सरकारी महकमों के सरबराहों का किया था, इससे आपको तल्लुक जोड़ देते हैं पूरा। जोड़िए सर। पाकिस्तान में जो एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामी हो या दूसरी हो, वो जो पुराना माजी है ना अंग्रेज़ वाला, ये लोग हाकम हैं, ये तसव्वुर करते हैं हम अफसर हैं। जिस दुनिया में या जिस दुनिया की आप बात करना चाहते हैं, वहाँ सरकारी मुलाजम कौम का खादम है, उसके टैक्सों से उससे चलता है। ये तसव्वुर मैंने कुछ 40 ममालिक दुनिया के देखे हैं, इस सियासी और इन तल्लुकात से स्टडी भी किया है। अगर पाकिस्तान के ये तजर्बाकार उन लोगों को लगाया जाता जो ये महकमों के अपने अपने तजर्बाकार होते हैं, वो अगर कौम का काम करे तो ये मसाइल ही पैदा ना हो। मतलब आप समझते हैं कि पाकिस्तान की बदहाली में सबसे बड़ा किरदार जो है, कोई इनका एहतसाब नहीं कर सकता, कोई इनका हिसाब नहीं कर सकता। मोदी के वजह साहब, उसकी वजह ये एक ही है, सारे एक ही ने। अब आपको तुम्हें मुद्दई हो, तुम्हें वो हो, मुनसिफ भी हो और तुम्हें फैसला भी सुनाओगे। ये सच बातें कहना बड़ा, जब हम बात करते हैं ना जी, जब आप उन्हीं दोस्तों से आप बात करते हैं, सिफारिश क्या है, अकरवा परवरी क्या है, रिश्वत क्या है, ये समझ में आता था किसी टाइम में कि कोई तल्लक है यार, आंख में शर्म है। अब शर्म वरम नहीं है। अब वो पोस्टें जब बिकती हैं या ट्रांसफ़र जो होता है या अपॉइंटमेंटें जो होती, जैसे इशारा इन्होंने किया, जब करोड़ों रुपया दे के वो लगेंगे, ऐसा ही है सर, तो वो उससे कई करोड़ बढ़ाएंगे तो वो किससे लेंगे? अभी 2 दिन पहले डॉक्टर फारूक सत्तार का मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक जापान की कंपनी थी जो पाकिस्तान कराची में मास ट्रांजिट के हवाले से आई थी, तो बस गुफ्तगू जो भी अफसर शुरू करता था वो किक बैक से शुरू करता था कि सर बड़ा 10 के सालों की दोगे। अब वही मैं अर्ज करता हूँ, मेरे को बड़ा मोहब्बत वतनी का शौक था। जब दौरे किए तो बाहर के पाकिस्तानी सरमायाकारों को ना मदऊ किया, दोस्तों को, साथियों को समझाया। तो ये हमारा जो कश्मीर है ना, इधर जेलम दीने से जो शुरू होता है, ये इंडस्ट्री के लिहाज से या तरक्की के लिहाज से यहाँ के ज़्यादा लोग मंगला डैम की वजह से ना बाहर गए हुए हैं, पैसे इनके पास काफ़ी है। वो आ गए तो यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रोग्राम बना, वो उसके लिहाज से इस्लामाबाद ठहर गया और पैसे मंगवा लिए, अकाउंट शाउंट हो गया। तो वो उस वक़्त चल रहा था वन विंडो,
एक जगह आपने जाना पड़ा भाई साहब। उस बेचारे ने जाते ही वो प्लाट जो है ना, वो उसका फार्म शार्म भरा, वो प्लाट फार्म तो भर दिया, मिल नहीं रही अभी, वो क्या कब्जा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको। फिर किसी ने उसको सियाना किया, कहा कि हमारे यहाँ एक मिठाई होती है, हाँ जी, पहिए लगाए जाते हैं। हाँ, वो आप फाइल, बहुत बड़े ताइकॉन ने बताई है ये बात कि पहिए लगाए बगैर कोई फाइल आगे नहीं चलती। वो बेचारे ने वो पहिए तो लगा लिए, उसने कहा चल यार प्लाट मिलेगा तो मैं काम। वो जनाब रोज़ आप असाब लगाएं कि इस्लामाबाद से यहाँ आना, फिर दफ्तरों के, कई दफ़ा बेचारा छोटे मोटे होटलों में गुजार। अब गैस चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, बेसिक रोड और वो डेवलपमेंट चाहिए। बस फिर आप ये समझें कि उसके वो जो पूरी इंडस्ट्री लगनी थी वो पैसे ख़त्म हो गए। और ये एक वाक़या बता रहा हूँ, अगर मैं कौम को सारे वाक़यात बताऊँ तो इसलिए डॉक्टर साहब यही अलमिया है कि जिन माफियाज का आप जिक्र कर रहे हैं सैनी साहब, मैंने उन माफियाज के हवाले से उन माफियाज को मुखातिब करते हुए कुछ 2 शेर लिखे हैं जी। अच्छा, वो मैं आपको सुनाऊं कि मेरे वतन का सफर बद से बदतरीन में है, मेरे वतन का सफर बद से बदतरीन में है, फकत ये सर ही सलामत है, धड़ जमीन में है। मेरे वतन का सफर बद से बदतरीन में है, फकत ये सर ही सलामत है, धड़ जमीन में है। और इसीलिए तो ज्यादा कमाना पड़ता है। वो जो आपने जिक्र किया ना कि इधर से भी लाए, इधर दे दिए, इधर दे दिए, इधर दे दिए, उसके लिए मैंने वजाहत की है कि मेरे वतन का सफर बद से बदतरीन में है, फकत ये सर ही सलामत है, धड़ जमीन में है। इसीलिए तो ज्यादा कमाना पड़ता है, उसे भी पाल रहा हूं जो आस्तीन में है। वाह वाह वाह। तो ये आस्तीन के सांप जो हैं, हर उस मतलब मैं तो कहता हूं कि जो भी आदमी चाहे पाकिस्तानी नजाद गैर मुल्की हो या बैरूनी सरमायाकार हो, जो पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी के लिए सिंगल पैनी भी आपको दिखाए, आप एक विंडो के हवाले से उसको एनओसी जारी करेंगे, जी काम करें। यह सिलसिला कब रुकेगा? ब्यूरोक्रेसी को लगाम देने के लिए आपके पास क्या प्लान है? पहली बात तो जिसका जवाब आपके शेरों का शेर में दो, अता कीजिए। इजाजत है जी। बागबां कर दे चमन को वीरान तो क्या होगा? बागबां कर दे चमन को वीरान तो क्या होगा? जो हो तामीर में तकरीब के समा तो क्या होगा? सर ऐसे ही है। नाज़रीन कराम, यहाँ हम कहेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे कि कहाँ कहाँ से इलेक्शन जो है वो लड़ा जा रहा है, कौन कौन से इलाके सैनी साहब के हल्के में आ रहे हैं और इनको हल्के में किन मसाइल का लोगों ने बताया है। एक छोटे से ब्रेक है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि हमारे लिए लायक एहतराम है मोहतरम इकबाल डार साहब। आप खुसूसी तौर पर हमारी दावत पर लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं इस प्रोग्राम के लिए। सर एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करूँगा। सैनी साहब, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं 242 से जी। कौन कौन से इलाके आपके हल्के में आते हैं, ज़रा उसकी तो थोड़ी सी वजाहत कीजिए। ये ओल्ड हल्का हुआ करता था 249। अब ये जो मर्दमशुमारी हुई है, वो जो हल्का बंदियाँ हुई है, उसमें ये हुआ 242। कुछ जहाँ मेरा वोट बैंक था, कुछ इलाके जो है 243 में जा चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो है बल्दिया टाउन टोटली, सेक्टर 9, सेक्टर ई, सेक्टर बी 8 नंबर,
पट्टी मोहल्ला, हज़रत मोहानी कॉलोनी, पाक कॉलोनी का कुछ हिस्सा और आपका ये लेबर स्क्वायर, ये सारे मेरे इलाके में आते हैं NA 242 में। अब वहाँ के जो मसाइल हैं, सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला जो वहाँ पर है वो है पानी। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि पिछले 30 साल से वहाँ पर पानी नहीं है। यकीन करें कि 10-10 हज़ार रुपये का जो पानी है वो खरीद रहे हैं लोग, खरीद रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि पानी की कमी नहीं है, ये माफिया जो है ये हमारा ही पानी हमें बेच रही है। मतलब बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल है डॉक्टर साहब। वो मुझे सलीम कौसर याद आए, वो कहते हैं कि तुम हमें क्या नई मंजिल की बशारत दोगे, तुम तो रास्ता नहीं देते हमें चलने के लिए। सर तो मतलब पानी तक रोका हुआ है, पानी की कमी नहीं है, माफियाज जकड़े जी उस तरीके से नहीं देते, कीमत से आप दे तो रहे हैं, पानी तो है ना, तो दे रहे हैं। सर लोड शेडिंग का अगर एक गली में अगर फहद कुरैशी ने बिल नहीं भरा तो उसकी सजा इकबाल डार को क्यों दी जा रही है, यूनुस सायनी को क्यों दी जा रही है, मंसूर साहिर को क्यों दी जा रही है? लोड शेडिंग 14-14 घंटे सर्दियों में, गर्मी तो छोड़ें, सर्दियों में 14-14 घंटे लोड शेडिंग और गैस की लोड शेडिंग, ये बड़ा मसला है वहां पर। लेकिन मसला तो इससे बढ़कर भी है ना सयानी साहब। मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। सर वोट फिर जो है वो उन्हीं जमातों को जाएगा जिनको जाता रहा। सर मैं कंटिन्यू करूंगा आपके सवाल को, और जो पिछला आपने सवाल किया था कि कहां से लाएं चेहरे और कैसे निजाम को बदलें, मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुल से अवाम उन्नास से दरख्वास्त करूंगा कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। अच्छा, साइलेंट इनकलाब आ सकता है अगर अवाम सिर्फ एक काम करे कि अपने इलाके के नुमाइंदे को मुंतखब करे, ना कि पैराशूटर को नहीं पैराशूटर को नहीं, इलाके के नुमाइंदे को मुंतखब कर लें। किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखता हो, अगर वहीं रहता है तो उसको मुंतखब किया जाए। आप छोड़ दें मर्सिडीज वाले को, पजारो वालों को, ठीक है, डबल डोर वालों को, आप मोटरसाइकिल वालों को मुंतखब कर लें, आप वहाँ के सोशल वर्कर को मुंतखब कर लें जो अगर इलेक्शन में नहीं खड़ा हुआ तो भी आपकी खिदमत कर रहा है, इलेक्शन में खड़ा है हार कर भी आपकी खिदमत कर रहा है, आप उसको मुंतखब कर लें, ये सारा निज़ाम तब्दील हो जाएगा। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ऐसे माहौल को लाइट मूड पे रखते हैं जी। इस वक्त आप समझ रहे हैं कि जब इलेक्शन के नताइज आना शुरू होंगे तो कौन सी मतलब आपने कहा कि मैं मुस्लिम लीग की दाई हूँ, मुझे अच्छा लगा कि आप इतनी गिरफ्त रखते हैं, ये बात आसानी से नहीं कही जा सकती। आप नताइज कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी नशिस्तें ओवरऑल, अगर हम जैसे मैंने एक फार्मूला दिया कि 100 एक परसेंटेज तय करते हैं, 100 सीटें हैं जैसे पाकिस्तान की, तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कितनी लेते देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी को कितनी लेते देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार कितने जीत रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम कितना जीत रही है, दीगर जो पॉकेट्स बने वो कितना जीतते आपको नजर आ रहे हैं? दो बड़े सूबों में, सिंध और पंजाब या पंजाब और केपी के? नहीं जी, सिंध और पंजाब। फिर उन दो सूबों की बात कर लेंगे। पंजाब में नून लीग कोई कह सकते हैं आप 70 से 80 के करीब अच्छा सीटें जो हैं, अगर इसी तरह सूरत, क्योंकि पीटीआई के बाद माहौल काफ़ी चेंज हो गया। पीटीआई के बाद जी, यानी आप समझ रहे हैं कि पीटीआई चैप्टर इज क्लोज्ड? हाँ, इसलिए कि ये जो हमारे यहाँ सिस्टम है मुस्तकबिल में बहुत देखा जाता है, कौन आने वाला है, क्या होने वाला है। और पीटीआई में बड़े इम्पॉर्टेंट लोग तो पहले ही चले गए, जो इलेक्टेबल लोग थे या जिनके वोट बैंक अपने वो थे, उन्होंने इस्तेकाम में चले गए। या ऐसे ही बीच में सवाल आ गया, दिमाग में कीड़े ने काटा है, क्यों चले गए? कभी कभी सवाल ऐसे होते हैं उसी के अंदर जवाब होता है। खुद चले गए? ये वही कमज़ोर घोड़े हैं, इनको भी कभी भेजा गया था।
अब आदमी भूल जाता है कि शायद सदा बहार रहेगी, फिर अगलों ने याद दिलाया कि भाई जी मोहब्बत में उधर ही आ जाओ जहाँ होते थे। लौट के बुद्धू घर को लौट गए। लोग हालात का मुकाबला नहीं करते, वक्त से फ़ायदा उठाना समझते हैं, और अगर हमारे यहाँ इनके जो वसाइल हैं या तल्लक हैं, जो चीज़ें हैं, तो वो आप पहले मैं ये छोटा सा तजिया आपने कहा, बस वक्त थोड़ा सा महदूद है हमारे पास, बस इसलिए 60 के करीब थ्रू आउट पाकिस्तान में इस वक्त तक जो हमारा थोड़ा बहुत तजर्बा है, वो पीपल पार्टी जो है वो 10 से 20 सीटें ज़्यादा होंगी उनके पास। बाकी KPK जो है वो बिल्कुल कोई बड़ी जमात वहाँ से, जैसे 10-10 सीटें अगर बांटेंगे तो फिर 30 सीटों में ही पता लग जाएगा कभी क्या। परवेज खटक साहब को कहाँ देखते हैं आप KPK में? 5 या 6 सीटों पे। सयानी साहब किसकी हुकूमत बनते देख रहे हैं? देखें, जो सीटों की बात हो रही है, से आपने कहा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें क्लिक कर रही है, क्लिक नहीं कर रही है, दे दी चुकी है। ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं है। अच्छा, ये अवामी इलेक्शन नहीं है। अव्वल तो इलेक्शन का माहौल ही नहीं है, मौसम ही नहीं है, हालात ही नहीं है। आप KPK की सूरत हाल देख लें, बलूचिस्तान की सूरत हाल देख लें, वेदर को देख लें। बलूचिस्तान वाले चीख चीख के थक गए कि फरवरी में हमारे यहाँ बर्फ़बारी होती है, और वो कराची नहीं है, एक पोलिंग स्टेशन 4 किलोमीटर दूर है, एक पोलिंग स्टेशन। कराची की सूरत हाल देख लें, आज की सूरत हाल देख लें, जो इलेक्शन कमिश्नर पे धमाका हुआ। तो इलेक्शन का तो माहौल ही नहीं है, हालात ही नहीं है, और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं है। क्यों कि पाकिस्तान की, अगर मैं पाकिस्तान की पूरी बात ना करूं, कराची की बात करूं, और कराची से हट मैं अपने हल्के की बात करूं, 80% से ज़्यादा जो आबादी है वो रेंट पर रहती है, किराए पर रहते हैं लोग। 6 महीने अगर 8 नंबर में रहे तो 6 महीने में जो है वो पटनी मोहल्ले में रहे, पटनी मोहल्ले से हटकर 6 महीने फिर बल्दिया टाउन 7 नंबर पर आ गए, सईदाबाद चले गए। इनका वोट कहाँ पर है? इनका वोट वहाँ पर इलेक्शन कमीशन कहता है जो इनका प्रेजेंट एड्रेस है। अगर मेरा वोट 9 नंबर में है और मैं रहता हूँ बल्दिया 3 नंबर में, मैं छोड़ूंगा, गलत करो, कौन दे जाएगा वोट देने के लिए? वैसे ही बेकार, वैसे मायूस हुए हुए। तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते किसने कितनी रियल सीटें ली हैं। ये तो सारी बंदरबाट हो चुकी है सर। अल्लाह ताला खैर के साथ मामलात फरमाए। इकबाल डार साहब, आप लाहौर से तशरीफ़ लाए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा भाई सयानी हमेशा मेरे साथ मोहब्बत का हवाला इसका रहा है, और यूनुस सयानी जो है वो हर इलेक्शन में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। नाज़रीन कराम, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, लेकिन दिल से ये दुआ है कि या रब्बुल आलमीन इस पाक सरज़मीन पर अपना ख़ास रहम फरमा, और हमें जो आने वाली कल है, यानी इलेक्शन के बाद आने वाली जो सुबह है, वो हमारे लिए कोई खुशहाली का पैगाम लेकर आए। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मंसूर साहिर को इजाज़त दीजिए, और इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।